अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज हम हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं सेट 11 के महा टेट का जो पेपर 2017 में हुआ था उसके, तो हम आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस 3 वीडियो में मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ 20-20 मिनट्स की वो वीडियोस हैं उसमें कवर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में भी कवर करने की एक बार कोशिश करूंगी, ताकि एक ही वीडियो में इस सेट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो पूरे आपको एक ही वीडियो में मिल जाए देखने के लिए। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं 20-20 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस मैंने अपलोड की हूँ, जिसमें कुछ 3-4 या 5-6 क्वेश्चंस को हमने कवर किए हैं। ओके, इसी तरह से आज भी हम जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चंस को आज कवर करने की कोशिश करेंगे रीजनिंग के। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पहला है हमारा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देखे। टेट 2017 सेट 11 उसका पार्ट 1 है रीजनिंग का। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, यानी जो स्टार्टिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है वो वहाँ पर हमने कवर किया है। ओके, अब ये उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, तो इसे भी आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको अरेंज करना है, लेफ्ट और राइट आपको कैसे डिसाइड करना है। ओके, तो देखते हैं चलो क्वेश्चन क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. D is fourth to the right of H and second to the left of B। यानी यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं सर्कल के अंदर। उनका फेस कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है। अब जो D है वो किसके राइट में है? D is D is fourth to the right of H। देखिए, डी जो है वो एच के राइट में चौथे नंबर पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और बी से लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर है। एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, और एफ जो है वो बी के राइट में फोर्थ नंबर पर है। सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, और सी जो है वो ई के राइट में 4 नंबर पर है। हु इज नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ बी और डी, लेकिन जो ई है वो बी और डी का इमीडिएट जो है राइट नहीं है, मतलब राइट में नहीं है, वो इमीडिएट राइट में नहीं है दोनों के। बी किसके? बी और डी के। कौन? ई। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और ए भी जो है ये डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में। व्हाट इज बी इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जी के हिसाब से बी की पोजीशन क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम इन सब की पोजीशन को अरेंज कर देते हैं। क्या दिया गया है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ओके, ठीक है, इस तरह से एक सर्कल हमने बना लिए। अब इसमें हम 8 पोजीशन की जगह यहाँ पर रख देते हैं। 8 पोजीशन हमको रखना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। 8 लोग हैं। ओके, अब फर्स्ट सबसे पहली सिचुएशन देखेंगे हम। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। तो मैं आपको बता चुकी थी कि इनके फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, कुछ इस तरह से सबके फेस सेंटर की तरफ है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो नीचे वाला है इसका फेस नॉर्थ की तरफ आता है। तो सबसे पहले नॉर्थ वाले को अगर हम लेते हैं तो हमको राइट और लेफ्ट डिसाइड करने में आसानी होती है। तो डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में डी चौथे नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एच को ले लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर एच आता है, ओके ये एच है, तो अब देखिए यहाँ से हमको लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करना है। देखिए, अभी जैसे घड़ी चलती है हमारी, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है उसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है लेफ्ट। किसी भी जो प्लेस हम यहाँ पर सर्कल में जिनके फेस अगर सेंटर की तरफ है, तो कोई भी पोजीशन से अगर हम लेंगे, मतलब ये वाली पोजीशन से अगर हम लेंगे तो इस पोजीशन के हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो उसका लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो उसका राइट होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका राइट होगा। किसी के भी, चाहे इसके भी अगर हम देखेंगे तो जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा और इधर साइड इसके राइट चला जाएगा।
तो इस तरह से आपको पोजीशन डिसाइड करनी है कि क्लॉकवाइज जब हम उसको घुमाते जाएंगे तो ये लेफ्ट होता जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी सिमत में जब हम उसको रोटेट करेंगे या उसको घुमाएंगे तो वो उसका राइट होगा। तो बस इसी ट्रिक को आपको याद रखना है और आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब जो इसका फेस कहाँ पर है, इसका फेस है सेंटर की तरफ। ओके, अब मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर जाती हूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट हो जाएगा। ओके, और इस सिमत में ये क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की सुई चलती है तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, यानी जो डी है वो एच के राइट में चौथे नंबर पर है। तो ये राइट यानी इस सिमत में हमको जाना है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी सिमत में। जैसे घड़ी की सुई चलती है तो चौथे नंबर पे ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर्थ, यानी एग्जैक्ट उसके सामने आ जाएगा यहाँ पर डी। अब देखिए, डी एकदम अपोजिट में आ गया, यानी जो इसका राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा डी का, और जो एच का लेफ्ट होगा वो डी का राइट होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हैं। ओके, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है वो। अब आगे देखेंगे हम क्या है। अब डी के बारे में क्या कह रहा था, डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, यानी डी जो है वो फोर्थ है एच के राइट में, और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है। लेकिन बी की पोजीशन हमको नहीं पता है तो हम डी के हिसाब से बी की पोजीशन बना देंगे। अब जब डी बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है तो यानी बी जो है वो डी के राइट में हो जाएगा। तो डी का राइट कैसे आएगा, हमको कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊंगी तो ये डी का राइट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो बी के लेफ्ट में डी है यानी डी के राइट में बी हो जाएगा। तो कितने नंबर पर, सेकंड नंबर पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस पोजीशन पर आ जाएगा बी। ओके, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एच, बी और डी की पोजीशन हमको मिल गई। अब उसके बाद क्या पोजीशन हम देखते हैं, एक बारी मैं ये रब कर लेती हूँ। हम्म, तो यहाँ पर हमारा आया था, इस साइड में हमारे पास आ गया था बी। ओके, यहाँ पर ये बी। अब क्या कह रहा है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, एफ जो है वो बी के राइट में चौथे नंबर पर है। बी का राइट यानी कैसे जाना है हमको, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी सिमत में, यानी इस साइड में हमको जाना है। तो वो हो जाएगा उसका, बी का राइट हो जाएगा। तो बी के राइट में चौथे नंबर पर कौन है, एफ है। तो देखिए, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर्थ, यानी उसके एग्जैक्ट सामने जो है यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब चार पोजीशन हमको मिल गए, अब चार पोजीशन हमारी बाकी है। ओके, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, यानी सी जो है वो ई के राइट में फोर नंबर पर है, लेकिन ई यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया, अभी हमने फिलहाल ई की पोजीशन फिक्स नहीं किए हैं। तो ई कहाँ रखना है ये बता रहा है हमको कि ई हु इज नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ बी और डी, यानी बी और डी के इमीडिएट राइट में हमको ई को नहीं लेना है। ओके, तो बी का इमीडिएट राइट कहाँ पर होता है हम वो देखेंगे। ओके, ठीक है, क्या कह रहा है, ई हु इज नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ बी और डी, यानी ई जो है वो बी और डी के इमीडिएट राइट में नहीं है। अब राइट यानी हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी ये डी का राइट हो गया और ये बी का राइट हो गया, ये दो पोजीशन पर ई नहीं आ सकता। आगे देखते हैं हम लोग, ए इज नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ नेबर ऑफ डी। अब ए के बारे में कह रहा है कि ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी ए जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी ना यहाँ पर ए आ सकता है ना यहाँ पर ए आ सकता है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ए की पोजीशन हमको डिसाइड करनी है, और हमको किसकी पोजीशन लेनी है, सी की लेनी है। ओके, हमको ई की लेनी है। तो अब ई के बारे में कह रहा है कि वो इस जगह पर और इस जगह पर नहीं आ सकता। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर ई को ले लेते हैं, ओके, तो हमको सी लेना है उसके राइट में चौथे नंबर पर। अगर सपोज मैं ई को यहाँ पे ले लेती हूँ तो उसके राइट में चौथे नंबर पर हमको क्या लेना है, सी लेना है। तो ये वन, टू, थ्री और फोर, तो यहाँ पर हमारा सी हम अभी फिलहाल के लिए तो कंसिडर कर लेंगे कि सी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद कौन बच गया, अभी देखिए हमारे पास बच गया ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी ए जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी वो यहाँ दोनों में से नहीं आ सकता। तो ए जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस पोजीशन पर ए आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, जी बच गया। ओके, तो हम यहाँ से इसको जी को हम रख देंगे, इस तरह से ये पूरे हमारे
फिक्स हो गए। ओके, तो मैं एक बार अच्छे से इसको सर्कल बना के आपको बता देती हूँ, ये सब रब करके एकदम फाइन फिगर बता देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि फिर जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से ये फिगर तैयार होगा और कुछ इस तरह से इनकी पोजीशन होगी। ओके, तो अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बीज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी, यानी जी के हिसाब से बी की पोजीशन हमको यहाँ पर देखनी है। तो देखिए जी यहाँ पर है, ओके, और बी यहाँ पर है, ये दोनों के हिसाब से हमको क्या करना है, इनकी पोजीशन हमको डिसाइड, बी की पोजीशन हमको बतानी, ये बी है ये जी है। तो देखिए अगर हम इस तरह से जाएंगे तो देखिए अगर हम इस हिसाब से जाएंगे, अगर हम इसके ओके राइट में अगर हम देखेंगे तो राइट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितने नंबर पर आता है, ये 1 2 3, यानी राइट में 3 नंबर पर आता है। और अगर हम यहाँ से जाते हैं क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट में कितने नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट में 5 नंबर पर और राइट में 3 नंबर पर। तो अब हमें ऑप्शन देखना है, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, सॉरी थर्ड टू द राइट, यानी राइट में तीसरे नंबर पर है। ओके, लेकिन हमने ऐसे गए थे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बराबर ओके हम ऐसे गए थे तो इस पोजीशन में गए थे तो तीसरे नंबर पर आया था, और इस पोजीशन में हम गए थे तो 5वें नंबर पर आया था। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो जो होता है एंटी क्लॉकवाइज वो राइट वाला होता है, तो राइट में तीसरे नंबर पर था, ये बिल्कुल भी सही है ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है कि वो जी के जो है राइट में तीसरे नंबर पर था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को या अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो टाइम है अगर आप अच्छे से देंगे और एकदम परफेक्टली, अगर थोड़ा सा मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 या 4 मिनट आपको लग सकती है, उससे भी कम लग सकता है। अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हुई है तो 2 या 3 मिनट में भी अरेंजमेंट हो सकता है, और इस 2 3 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, और भी कम वक्त लग सकता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपका ये अरेंजमेंट हो जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन की वजह से मुझे टाइम लग गया। ओके, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही कम वक्त में इस ट्रिक के ज़रिए सॉल्व हो जाता है। ओके, तो एक बार अरेंज करने के बाद आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक बार सही से अरेंजमेंट हो गया तो उसी इन्फॉर्मेशन के उसी अरेंजमेंट के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा वक्त देकर इसको आपको अरेंज करना है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, खास करके लेफ्ट और राइट की प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। Below in each questions are given two statements 1 and 2. These statements may be either independent causes or may be effect of independent causes. One of these statements may be the effect of the another statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements. यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये दोनों आज़ाद भी हो सकते हैं, यानी कोई किसी का यहाँ पर जो है ना कोई रीज़न है ना कोई उसकी वजह है, या फिर ये पहला वाला रीज़न और दूसरी वाली वजह हो सकता है, या दूसरा वाला सॉरी इफ़ेक्ट हो सकता है, या दूसरा वाला रीज़न और पहला वाला उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, या दोनों भी आज़ाद हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको कौन सा कंक्लूजन सही है, ऑप्शंस हमको दिए गए हैं उसमें से हमको डिसाइड करना है। तो पहले स्टेटमेंट्स क्या हम वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस ईयर बैंक एन हैज़ सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबली, यानी इस साल बैंक एन ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई। ओके, और सेकंड क्या है देख लेते हैं, मोर कस्टमर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द मार्केट ब्रांच ऑफ बैंक एम, यानी बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं, जो मार्केट ब्रांच है बैंक एम की, उससे यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर सिल्वर जुबली जो मनाई, या जो भी उन लोगों ने पॉलिसीज वगैरह उनकी सिल्वर जुबली पर दी होंगी वो बैंक एन ने दी, लेकिन कस्टमर कहाँ पर अट्रैक्ट हुए, बैंक एम पर अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बैंक अलग अलग है। ओके, तो ना तो पहला रीज़न है और दूसरी उसका इफेक्ट है, और ना ही पहला दूसरा रीज़न है और पहला उसकी इफेक्ट है, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं किसी का है, दोनों भी आज़ाद जुमले हैं, क्योंकि बैंक एन अपना सिल्वर जुबली मना रहा है और बैंक एम की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो दोनों भी अपने इसमें इंडिपेंडेंट है, तो इस हिसाब से हम ऑप्शन देख लेते हैं।
देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है वन इज इफेक्ट एंड सेकेंड इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, नहीं। बी देख लेते हैं, वन इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड सेकेंड इट्स इफेक्ट, ये भी नहीं यहाँ पर सही है। थर्ड वाला देख लेते हैं, वन इज एन इफेक्ट बट सेकेंड इज नॉट इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, यानी पहला असर है लेकिन जो दूसरा है वो उसका इमीडिएट कॉज या वजह नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, तो दोनों भी आज़ाद जुमले हैं, दोनों भी किसी पर डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, हेल, वैल्यूएबल, ओके, हेल, वैल्यूएबल, रिफाइन, प्लेंथोरिक एंड स्टोरी। अब मेन क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टोरी, in the word story how many pairs of words have as many letter as in English alphabet, यानी ये जो स्टोरी वर्ड है इसके अंदर ऐसे कितनी जोड़ियां हैं अल्फ़ाबेट की, जैसे कि इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसमें वैसी वैसी ही सेम जोड़ी बनी हुई है। तो हम इसको देखिए देख लेते हैं यहाँ पर जूम करके, देखिए ये स्टोरी है। ओके, अब देखिए ये स्टोरी वर्ड को अगर हम देखते हैं तो एस और टी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी बाजू में ही आते हैं, तो ये एक जोड़ी तैयार हो गई। ओके, एस टी, ओके, उसके बाद टी ओ, ये भी बाजू में ही आते हैं, सॉरी, ये वन जोड़ी हो गई, और आर और टी की एक जोड़ी हो गई, क्योंकि आर और टी की अगर हम बात करें तो इनकी जोड़ी कैसे बनी, क्योंकि आर और टी के बीच में, अब देखिए ऐसे जो पेयर बनाने होते हैं तो आप राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट को भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए टी और आर के बीच में एक अल्फ़ाबेट है, आर, एस और टी, इस तरह से। ओके, तो आर और टी के बीच में एक अल्फ़ाबेट का गैप है, और यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे आर और टी के बीच में एक ही अल्फ़ाबेट का गैप है। तो इस तरह से जोड़ी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब बाजू बाजू के ही, मतलब जो दो अल्फ़ाबेट के बीच में गैप है वो हमारी हुर्फ तहज्जी जो है इंग्लिश की, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उनमें भी हमको वो देखना है कि सेम वैसा ही गैप है क्या यहाँ पर। तो एस और टी में भी वन का गैप है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और आर और ये टी में एक अल्फ़ाबेट है इसमें बीच में एस, तो यहाँ पर ये दूसरी जोड़ी आ जाएंगी, यानी यहाँ पर कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं, दो जोड़ियाँ बन रही हैं स्टोरी इस वर्ड में। एक तो एस टी की जोड़ी होगी क्योंकि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आजू बाजू में ही आते हैं। ओके, एस और टी की एक जोड़ी हो गई, और एक टी और आर की जोड़ी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक अल्फ़ाबेट का गैप है, और रियल जो ए बी सी डी वहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है, चाहे हम ऐसे ले सकते हैं उसको उल्टी डायरेक्शन में, आर एस टी। तो इस तरह से दो जोड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका ये सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए गए इनमें रिलेशन हमको तलाश करके उससे रिलेटेड आगे का नंबर क्या आएगा हमको वो देखना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 12 और 14 में क्या रिलेशन है, बीच में एक नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर 13 का, यानी एक नंबर यहाँ पर मिस है, और 12, 13, 14 सेम उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 23 के बाद 24, 24 ना लेते हुए डायरेक्टली यहाँ पर लिया गया है 25, तो इसका जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, 25 के साथ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 25, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन द इन ईच of the following questions one number is missing in the series, you have to understand the pattern of the series and insert the number, यानी यहाँ पर जो नंबर सीरीज का जो पैटर्न दिया गया है यहाँ पर एक नंबर मिस है। अब इसका जो नंबर सीरीज का पैटर्न हमको पहचानना है, हमको समझना है, और उस हिसाब से नेक्स्ट जो मिस नंबर है वो कौन सा है हमको वो यहाँ पर तलाश करना है। तो देखिए ये सीरीज भी बहुत ही आसान दी गई है। देखिए 16 और 22, उसके बाद है 34, उसके बाद है 58, फिर 106, उसके बाद कुछ और नंबर आएगा, और उसके बाद है 394।
तो ये नंबर सीरीज वाली वीडियो भी आप रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पर कौन सा लॉजिक हमको पहले लगाना है, हमने वो सीखे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर नंबर चढ़ती तरतीब में है, यानी नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। देखिए सबसे पहले 16 है, फिर 22 है, ओके, उसके बाद 34 है, यानी ये नंबर जो है छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, यानी ये नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर हम इसे कह सकते हैं चढ़ती तरतीब में है ये नंबर, ओके। तो जब ऐसी सिचुएशन में सीरीज जा रही है तो हमको सबसे पहले दो या तीन चीजें हमको देखनी होती है। एक तो यहाँ पर प्लस प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर स्क्वायर या क्यूब रूट हो सकता है। तो हमको पहले इजी तरीके से जाना है। सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे कि फर्स्ट वाले नंबर में कितने प्लस करने के बाद सेकंड वाला नंबर आता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको आसानी से हम कैसे निकालेंगे भाई, कि 16 में कितने प्लस किए तो 22 आया। तो उल्टा कर दीजिए आप, 22 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 16 में हमने कितने ऐड किए तो 22 आया, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ओके, और ये 1, यानी हमने 16 के अंदर 6 को ऐड किए तब जाकर बना ये 22। अब नेक्स्ट वाले में कितने ऐड हुए हम ये देखेंगे, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का। अब नेक्स्ट वाले में 34 में 22 में कितने ऐड करने से 34 बना। तो इसके लिए भी हम उल्टा करेंगे कि 34 में से हम 22 को निकाल कर देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि 22 में हमने कितने ऐड किए तो 34 मिला। तो देखिए 4 में से 2 गए, 2 बचे, 3 में से 2 गया 1, यानी 12, यानी यहाँ पर इनका 12 का डिफरेंस है। सेम उसी तरह से हम 28 में से 34 निकाल के देखेंगे, ओके। 58 में से ओके, सबसे पहले 6 का डिफरेंस आया, फिर 12 का डिफरेंस आया, ओके। अब हम क्या करेंगे, 58 में से हम निकालेंगे 34 को, 58 में से हम 34 को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 4 गए 4, 5 में से 3 गए, यानी 24 का, यानी डबल डबल होता जा रहा है यहाँ पर। अब 106 में से हम 58 को निकालेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, अभी 106 में से 58 को निकालेंगे। अब 106 में से हम निकालेंगे 58 को, ओके। देखिए ये 16 कर देंगे, 16 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 8, ये हो गया 9, 9 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 4, ओके। ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि ये 0 बन गया, ओके। तो इस तरह से 48 का डिफरेंस आया इनके बीच में, यानी यहाँ पर हमने 58 में 48 प्लस किए तो 106 आएगा। अब 48 का डबल कितना होता है वो हमको 106 में ऐड करना पड़ेगा। तो 48 का डबल हम मालूम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 आठी 16 के 6 हासिल क्या है 1, 2 चौक 8 और 1 9, यानी 96 जो है हमको 106 में ऐड करना है, तब जाके हमको नेक्स्ट नंबर जो मिस है वो मिलेगा। कितना ऐड करना है हमको 96 106 में, तो हम करके देख लेते हैं। 106 के अंदर हमको ऐड करना है 96, ओके। तो 6 एंड 6 12 के 2 कैरी 1, 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी 202 जो है यहाँ पर मिस नंबर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 202 आना चाहिए मिस नंबर, ओके। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में कहीं है क्या। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 202, ओके। ये आंसर है कि ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ओके। तो इस तरह से देखिए इसके भी ट्रिक्स आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले कौन सा अमल करना है, सीरीज को देखकर ही कैसे पहचाने कि हमको सबसे पहले क्या करके देखना है। तो इसके लिए आप मेरी नंबर सीरीज वाली जो वीडियो है रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर वो ज़रूर देखिए, उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सब क्वेश्चन विथ ट्रिक्स आपको कराए गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ऑड वन है यानी जो इस सीरीज में मैच नहीं कर रहा है, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमको यहाँ से अलग करना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट पे अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर 4 4 2 2 इस तरह से दिया गया है, यानी यहाँ पर दो के पेयर बने गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला तो 2 4 4 2, देखिए यहाँ पर भी हमको एक पेयर नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो 4 2 4 2, यहाँ पर कोई भी पेयर हमको नजर नहीं आ रहा है किसी भी नंबर का। उसके नेक्स्ट वाले में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 2 2 4 4 इस तरह से, यानी यहाँ पर भी हमको पेयर नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जहाँ पर हमको कोई भी जोड़ी नंबर की नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बेजोड़ है, हमने क्या लॉजिक लगाया कि
कई तरह के लॉजिक लग सकते हैं, बस हमको सही आंसर तक पहुंचना है। तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि तीनों नंबर में पेयर्स बन रहे हैं नंबर के, चाहे वो एक पेयर क्यों ना हो। लेकिन सी ऑप्शन ऐसा है 42 जिसके अंदर एक भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बेजोड़ हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो हमने देखे थे अरेंज करना है सेंटेंस को और मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 या 3 कर चुके हैं पहले भी, और इनका अरेंजमेंट भी मैं बता चुकी हूँ। तो अभी हम फास्ट में सिर्फ इनका अल्फ़ाबेट देख लेंगे, हाफ ऑफ सेंटेंस रीड करके। वन डे टायर्ड ऑफ श्री कृष्णाज मिसचीफ, यानी एस यहाँ पर पहले आ जाएगा कि श्री कृष्णा की शरारतों से तंग आकर उन्होंने उसे बांधने का फैसला किया। ओके, फिर उसके बाद आएगा शी क्यू, ऑप्शन नंबर क्यू आएगा शी ब्रॉट अ रोप, उसके लिए उन्होंने रस्सी लाई जो कि छोटी पड़ गई। उसके बाद टी आएगा शी गॉट अ बिगर वन, यानी वो दोबारा से बड़ी रस्सी लेकर आई लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। ओके, फिर उसके बाद आएगा आर कि सून शी रियलाइज दैट देयर इज समथिंग मिरेकलियस अबाउट हर सन, यानी उनको एहसास हो गया कि उनके बेटे में कुछ खास बात है। ओके, और आखिरी में आएगा पी कि फाइनली लॉर्ड कृष्णा ने उनकी माँ को अलाउ किया, उनको इजाज़त दे दी कि वो लॉर्ड कृष्णा को बांध दे ताकि उनकी माँ खुश हो सके। ओके, ये क्वेश्चन मैंने फास्ट इसलिए की क्योंकि ऑलरेडी इसका जो अरेंजमेंट है हम प्रीवियस जो 3 वीडियो बनी है सेट 11 की उसमें कर चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं इसको फास्ट बता दी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंज करने के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा। तो आपके सामने ही आंसर मौजूद है। रीअरेंज करने के बाद तीसरे नंबर पर क्या आया, यहाँ पर टी आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर टी मतलब टी वाला सेंटेंस या ऑप्शन में टी जिस भी नंबर पर होगा वो हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है क्योंकि ए में दिया गया है टी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा तीसरे नंबर पर। उसको वापस से अरेंज करने के बाद सेंटेंस को सही तरतीब देने के बाद तीसरे नंबर पर टी आता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉस्पिटल नर्स एंड पेशेंट, यानी इनमें से कौन सा डायग्राम नर्स हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में सही रिश्ते को बताता है या सही ताल्लुक को बताता है। ओके, तो देखिए ये जो डायग्राम का मतलब होता है कि तीनों आपस में कनेक्टेड है या तीनों आपस में ओवरलैप है। तो नर्स हॉस्पिटल और जो पेशेंट है वो आपस में ओवरलैप नहीं है। ओके, हॉस्पिटल का ही पार्ट नर्स और पेशेंट हो सकते हैं, तो ये तो नहीं आएगा इसका। अब ये वाले फिगर का क्या मतलब होता है कि ये अंदर वाला सबसे छोटा होता है, जैसे सपोज ये हो गया आपका सपोज ये हो गया आपका घर, ये हो गया आपका शहर और ये हो गई आपकी स्टेट्स, कुछ इस तरह से एक एग्जांपल दी हूँ मैं आपको। तो ये ऐसे आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर इस तरह का भी कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए सी देखेंगे हम कि सी में क्या है, कुछ इस तरह से बने हुए, तो ये यहाँ पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम बड़े वाले सर्कल को हॉस्पिटल कंसिडर कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल के ही दो आज़ाद जो पार्ट है या उससे रिलेटेड पेशेंट और नर्स हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट और नर्स दोनों भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है और दोनों भी अपने आप में दोनों का जो किरदार है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 6 डॉट्स, यानी यहाँ पर एक ही डाइस की ये पोजीशन हमको दी गई है, अलग अलग पोजीशन। अब हमको ऐसा डाइस सिलेक्ट करना है या ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो 6 के अपोजिट में आए, 6 फेस वाले जो डाइस का फेस है उसके अपोजिट में कौन सा आएगा हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम 6 फेस हमको कहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनका कंपैरिजन करेंगे। देखिए ये दो पोजीशन में फर्स्ट और थर्ड में हमको 6 नजर आ रहे हैं, तो 6 के साथ जो नंबर मौजूद है वो उसके फेसेस या अपोजिट फेस पर नहीं हो सकते, यानी 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। ओके, 6 के अपोजिट में ये तीनों भी नंबर नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों 6 के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 नजर आ रहा है, तो ये 3 जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, 4 3 और 5। ओके, तो देखिए यहाँ से एलिमिनेट हो गया, 4 एलिमिनेट हो गया, 5 एलिमिनेट हो गया और 6 तो ऑलरेडी फेस पर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप आगे ज़्यादा सोच भी नहीं मतलब सोचिए मत ज़्यादा,
ऑप्शन 2 ही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर सपोज 6 की बजाय 1 होता, ओके ऑप्शन में 6 की बजाय 1 होता, तो फिर हमको कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता था कि अब 1 और 2 में से कौन सा आएगा, क्योंकि हमने 4 को कैंसिल किए, 3 को कैंसिल किए और 5 को कैंसिल किए। तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी 1 होता था और ए ऑप्शन नंबर 2 होता था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्टली 2 दिया गया है, तो 2 ही इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 भी दिया जाता तो हम कैसे डिसाइड करते? तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, ये दोनों को हम मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 3 एक साथ हमको नजर आ रहे हैं। ओके यहाँ पर 4 और ये 3 एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से 6 और 2 जो है ये अपोजिट फेसेस हो जाएंगे। ओके तो इस हिसाब से हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। ओके तो आप ऐसे सेम नंबर वाले या सेम जो नंबर के डॉट से वैसे दो डाइस को मैच कीजिए और उनके बीच में एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि कभी भी अपोजिट फेसेस वाले जो नंबर्स होते हैं वो एक साथ नज़र नहीं आते। इसलिए हमने दो डाइस का जब कंपैरिजन किए तो फौरन हमने एलिमिनेट कर दिए। इन दो डाइस के अंदर हमने जब देखे यहाँ पर कि 6 के साथ 4 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है और यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से ये तीनों नंबर 6 के अपोजिट में नहीं हो सकते। ओके 1 और 2 में से ही हो सकता है। फिर हमने बाकी ये दो वाले मतलब ऑप्शन में से तो हमको नंबर 2 ही मिल गए, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। लेकिन अगर सपोज 1 भी होता तो ऑप्शन में, तो फिर हम क्या करते थे यहाँ पर, जैसे आपको मैं बताई कि फिर ये वाले दो डाइस का हम कंपैरिजन कर सकते थे, या पहले ही शुरुआत में ही हम ये दो डाइस का कंपैरिजन करते तो भी चलता कि यहाँ पर 6 के साथ 4 ओके और 3 नजर आ रहा है और यहाँ पर 2 के साथ 3 और 4 नजर आ रहा है। यानी ये 6 और 2 दोनों आप आमने सामने मौजूद है, इसलिए ये जो 4 और 3 है ये नजर हमें आ रहे हैं एक साथ 6 और 2 के वजह से। ओके तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी जो हमने पैराग्राफ वाला क्वेश्चन किए, यानी जो हमने अरेंज करने वाला रीअरेंज करने वाला सेंटेंस को क्वेश्चन की उसी के ऊपर है। तो हम डायरेक्टली अभी रीअरेंज कर लेंगे। क्या था? ऐसा हमारा पहले था, वन डे टायर्ड ऑफ श्री कृष्णास मिसचीफ। उसके बाद क्या था? शी ब्रॉट अ रोप, उन्होंने रस्सी लाई, ये वाला था सेकंड नंबर पर। 3 वाला क्या था? टी था कि वो रस्सी छोटी पड़ गई तो वो बड़ी लेकर आ गई। ओके उसके बाद क्या था? क्यू था, सॉरी उसके बाद क्या था? आर था कि उनको रियलाइज हो गया कि उनका जो बेटा है वो कुछ खास है। और उसके बाद लास्ट में था पी, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने उनकी माँ को खुद को बांधने की इजाजत दे दी। अब मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? पहला सेंटेंस कौन सा होगा रीअरेंज करने के बाद? तो एकदम साफ नजर आ रहा है पहला सेंटेंस कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है एस। तो एस जहाँ पर भी होगा ये इसका सही जवाब होगा। तो ए में ही एस दिया गया, ज्यादातर ऑप्शन ए में ही दिए गए हैं ऐसे वाले क्वेश्चन के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा एस। देखिए एस जो है यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस होगा। ओके ओके तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।